नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 86वीं कड़ी में हम आज आपसे बातचीत करेंगे। इसके पहले कि गांव सरकार के उत्तर प्रदेश और पंजाब में ग्राम पंचायतों की तुलनात्मक चर्चा करें, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा कर लेना चाहता हूं, क्योंकि पूरे देश में ये इस समय बहस छिड़ी हुई है और वो है अग्निवीरों को लेकर। सेना में एक भर्ती की, सैनिकों की भर्ती की ये जो नई प्रक्रिया केंद्र सरकार ने घोषित किया है, उसको लेके युवा पूरे देश में बड़ा आक्रोशित हैं और इतनी आक्रोशित हैं कि तमाम सरकारी संपत्तियों का नुकसान हो रहा है, ट्रेनों में आग लगाए जा रहे हैं, जगह जगह बस फूके जा रहे हैं। तो इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि युवा कितने आक्रोशित हैं। और कोई ये एक जगह केंद्रित नहीं है, बल्कि पूरे देश में ये फैल गया है और चारों तरफ से युवा आक्रोशित हैं। तो इस मामले को थोड़ा सा चर्चा जरूर करना चाहिए और हर हद पर चर्चा करना चाहिए कि आखिर में युवाओं में इतना आक्रोश क्यों पैदा हुआ। देखिए, तर्क और वितर्क तो बहुत हो रहे हैं। शासन के द्वारा कहा जा रहा है कि इस योजना, जो अग्निवीरों की योजना है, ये जो भर्ती की नई प्रक्रिया है, 4 साल के लिए 17 से 21 साल के आयु सीमा में भर्ती किया जाएगा और 4 साल के बाद उनको 11 लाख रुपया देके उनको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, ताकि वो अन्य क्षेत्रों में जाके काम करें। सेना का ये कहना है कि इसमें 2 कारणों से ऐसा किया जाता है। पहला तो इनका ये है कि इस समय जो हमारे भारतीय सेना की जो आयु सीमा है, अब एवरेज आयु है, वो 32 साल का है। जब वो चाहते ये हैं कि हमारे जो सेना हो बिल्कुल युवा हो और उसकी आयु 32 साल न होकर एवरेज आयु मतलब 26 साल हो, यानी कि 17 साल के भी हो, 18 साल के, 19 हो, 20 हो, 22 हो, 24 हो, 26 हो, 35 हो, 32 साल तक का। मतलब अगर एवरेज उनका निकाला जाए तो उनका एवरेज आयु आवे 26 साल। तो 32 साल से घट के वो 26 साल वो ये करना चाहते हैं। ये मुख्य है कि ताकि युवा सैनिक हमारे सेना में अधिक से अधिक संख्या में युवाओं की संख्या रहे। ये मानना होगा कि शायद और इसके पीछे उनकी जो कहा जा रहा है कि इसकी मंशा क्यों है, क्योंकि युवा जो है टेक्निकली जो है वो ज़्यादा अब होशियार हो जा रहे हैं और आने वाले समय में जो सेना है बड़े मतलब ऑटोमेटिक वेपन्स आ रहे हैं और ज़्यादा उसमें टेक्नोलॉजी की ज़्यादा ज़रूरत है बृहस्पति की ताकत की, और युवा जल्दी ये टेक्नोलॉजी सीख लेते हैं। तो एक तो उनको टेक्नोलॉजी सीखने में बहुत सहजता से सिखाया जा सकता है। ज़्यादा उम्र के लोग टेक्नोलॉजी नहीं सीख पाते हैं और युवाओं की जब संख्या सेना में अधिक रहेगी तो उनमें एक उत्साह रहेगा, जोश रहेगा। ये उनका तर्क है और ये जो इस तर्क के आधार पर वो इस अग्निवीर की पूरी योजना को केंद्र सरकार ने लागू किया है। अब युवा क्यों आक्रोशित हैं, इसके लिए तरह तरह के बताया जा रहा है कि ये फ़ायदे नहीं है, वो फ़ायदे नहीं है, इससे ये नुकसान होगा, इससे वो नुकसान होगा। तमाम आप इस पर हमें चर्चा नहीं करनी है, पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन मेरा एक नज़रिया है, जिस नज़रिया को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। वो नज़रिया क्या है कि ये जो सैनिक बनना है ना, वो एक सपना है और सपना ये युवाओं को लग रहा है कि जो हम सैनिक बनना का जो मेरा सपना है, वो इस योजना के द्वारा उनको सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। सैनिक बनना का मतलब, जैसे आपको बताएं कि आप कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई पीसीएस बनना चाहता है, कोई व्यापारी बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है। वो भी बहुत सारे युवा हैं जो कि जन्म से ही ये धारणा रखते हैं कि हम सैनिक बनेंगे और सैनिक के रूप में वो पूरे। तो ये एक सपना है सबके। जैसे मैंने बताया कि हर युवाओं का एक सपना होता है। बहुत से युवाओं का खिलाड़ी बनने का सपना होता है, किसी को सिनेमा का एक्टर बनने का सपना होता है। तो ये जो योजना आई है जो 4 साल की, इससे युवाओं में ये महसूस होने लगा है कि ये तो हमारा जो सैनिक बनने का जो एक सपना था वही टूटता हुआ उनको नजर आ रहा। और इस पर किसी न शासन, ये जो केंद्र सरकार है, न इस पर कोई चर्चा कर रही है और न अन्य लोग भी इस पर चर्चा कर रहे हैं कि ये सपना उनका जो है वो वास्तव में टूटता हुआ नज़र आ रहा है कि नहीं। और ये अगर सपना टूट रहा है तो फिर उसके लिए कौन से उपाय किए जाएं, तो इस पर तो बहस हो रही है।
अब सपना कैसा है कि देखिए, इससे उनका ये सपना होता है कि हम सैनिक बनेंगे और बहादुरी का कार्य करेंगे, मरेंगे तो शहीद की हमको मान्यता मिलेगी, और युद्ध होगा तो उसमें हम अपनी बहादुरी दिखाने का एक हमें मौका मिलेगा। ये उनके जज्बात होते हैं बहुत सारे लोगों के। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग सिर्फ नौकरी करने जाते हैं, लेकिन फिर भी अधिकांश जो सेना में युवा भर्ती होते हैं वो ज़्यादातर उस सैनिक का एक सपना लेके आते हैं। दूसरी बात है उनको कि उनका ये भी एक सपना होता है कि अगर हम सेना से रिटायर भी हों तो एक भूतपूर्व सैनिक के रूप में हमारी पहचान हो, हमारी जान हो, क्योंकि उन्हें भूतपूर्व सैनिक के रूप में भी समाज में एक मान प्रतिष्ठा बनती है। ये जो अग्निवीर का जो योजना है, इसमें लगता है दोनों इस तरह के सपने उनके टूट रहे हैं। एक तो वो 4 साल में उन्हें पता नहीं कि उन्हें कभी लड़ने का मौका मिले कि न मिले, अपने युद्ध कौशल दिखाने का मौका मिले, अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिले कि न मिले, उन्हें शहीद का दर्जा प्राप्त करने का अवसर मिले या न मरे। तो उनको लगता है कि ये तो 4 साल में हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, कल गए और ट्रेनिंग लिए और चले आएंगे। तो वो रोजगार के लिए जा रहे हैं उनके लिए तो ठीक है कि 4 साल में करेंगे और फिर वो जाके वहाँ से रिटायर होने के बाद फिर कोई रोजगार कर लेंगे। लेकिन जो नौजवान जो सपने लेके जा रहे हैं कि, तो उनको लगता है कि हम 4 साल में क्या कर पाएंगे, तो ये तो यहाँ उनको टूटता हुआ नजर आता है। फिर आप उनको जब रिटायर करेंगे तो उनको एक अग्निवीर का एक नाम दे के उनको आप रिटायर कर देंगे। अब बताइए, अग्निवीर बनने के लिए उनका वो थोड़ी है, वो तो सोचते हैं कि अगर हम वहाँ सैनिक रहे, उसके बाद भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपने उनके गांव में, समाज में, देश में एक प्रतिष्ठा मिली हुई है, वो भूतपूर्व सैनिक है और उस रूप में वो जाना चाहते हैं। जैसे डॉक्टर है तो चाहे वो डॉक्टरी करे या न करे, भूतपूर्व डॉक्टर कहा जाता है। एक IAS है तो भूतपूर्व IAS बोले जाते हैं। जज है एक जज तो भूतपूर्व जज बोले जाते हैं। उसी तरह जितने लोग हैं किसी न जिस भी प्रोफेशन में, वो भूतपूर्व नाम से जाने जाते हैं। यहाँ तक कि विधायक जी भी भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व MLA, भूतपूर्व के नाम पर अपनी प्रतिष्ठा बनाए रहते हैं कि हर जगह लिखते हैं भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, वो लोग भी अपना उसी नाम से अपनी प्रतिष्ठा बनाते हैं। तो इन सैनिकों को अगर आप अग्निवीर कर देंगे तो उनको तो एक भूतपूर्व सैनिक की भी प्रतिष्ठा से आप वंचित करने जा रहे हैं। तो ये दोनों तरह से उनके सपने, एक तो सेवा में उनको अवसर नहीं मिल रहा है सैनिक होने का, ये सपना टूट रहा है, और रिटायरमेंट के बाद भी जो उनको अवसर नहीं मिलेगा अपने को सैनिक बनने का, तो ये भी सपना टूटेगा। तो ये पता नहीं क्यों इस सपने के बारे में केंद्र सरकार या जो लोग भी इस योजना को बनाने वाले हैं, उन युवाओं के सपने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और इसलिए मैं नहीं समझता कि युवा इसको संतुष्ट होंगे उनका, अगर, क्योंकि युवाओं का एक बहुत बड़ा हुजूम है देश में, और अगर उनको लगेगा कि ये मेरा सपना कभी नहीं पूरा होगा तो उनमें असंतोष हमेशा व्याप्त रहेगा। इसलिए मेरा अपना मानना है कि इसमें सरकार अगर चाहती ही है कि इसमें कोई रद्द-बदल करे, तो एक तो यह है कि इसके ऐसी व्यवस्था करें कि जो सामान्यतः जो नियमित भर्ती होती रहती है सेना में, वो नियमित भर्ती को भी चलाते रहें, और साथ ही साथ जो शॉर्ट टर्म थोड़े समय के लिए कुछ लोग जो जाना चाहते हैं सेना में, वो उसके लिए ये अग्निवीर वाली व्यवस्था चलाएं। तो उससे क्या होगा कि जो लड़कों जो वास्तव में जो सेना में सपना सैनिक के सपना देखना चाहते हैं, वो रेगुलर भर्ती के माध्यम से वो सेना में जाएंगे। और जो लोग चाहते हैं केवल उनको कुछ दिन के लिए सेना में जाना चाहते हैं, कोई उनका बहुत बड़ा सपना नहीं है, जिनको केवल रोजगार चाहिए और जीने के लिए कोई संसाधन चाहिए, उनके लिए ये अग्निवीर वाला योजना चलाएं तो ज़्यादा तो मैं समझता हूँ कि उनका युवकों का संतोष कम हो सकता है, खत्म हो सकता है। अन्यथा मैं नहीं समझता कि जब युवाओं के सपने टूटेंगे तो इतना जल्दी ये व्यवस्था खत्म हो पाए, उनका आक्रोश खत्म हो जाए। तो मैं मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है, और मैं केंद्र सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको मैं फिर से एक निवेदन करूँगा कि दोनों व्यवस्था चलाएं। आप जो रेगुलर भर्ती के भी चलाते रहें, और उसमें जो भी आप व्यवस्था करें ताकि उसमें युवाओं का जो सपना है सैनिक बनने का वो बरकरार रहे, और जो ये व्यवस्था जो अग्निवीर बनना चाहते हैं उनको एक ऑप्शन के रूप में अग्निवीर का भी ऑप्शन बना रहे, तो इससे युवाओं में बहुत असंतोष खत्म हो जाएगा। और हमारे देश में युवाओं की संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। वैसे भी बेरोजगारी के नाते बहुत हाल पहले से युवा आक्रोशित हैं, और अगर उनके बेरोजगारी के नाते उनके अंदर एक बहुत बड़ा, देश भर में इसमें बेरोजगारी को लेकर बहुत बड़ा आक्रोश है।
और मैं तो गांव सरकार में के अभियान में मैं जगह जगह अन्न जल संकल्प अभियान में मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ किस तरह बेरोजगारी के नाते युवाओं में आक्रोश है। तो पहले से एक आक्रोश है, और अब अगर उनके सपने टूटेंगे तो ये आक्रोश मैं समझता हूँ और बढ़ जाएगा। इसलिए युवाओं के सपने को बचाना इसमें देश के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ज़रूरी, अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये मुश्किल समय का मुकाबला करना पड़ सकता है। दूसरी बात, अब हम आइए विषय पर। आज के जो विषय है वो है गांव सरकार 86वां चल रहा है, 86वां कड़ी में हम आपसे बात कर रहे हैं। और इस समय हम आपसे बात करेंगे पंजाब पे और उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत। देखिए, उत्तर प्रदेश में और पंजाब में ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था है वो बहुत कुछ एक ही जैसी है, थोड़े बहुत तब्दीलियाँ हैं। गांव सभा वहाँ भी है, गांव पंचायत वहाँ भी है। वहाँ ग्राम प्रधान के जगह पर सरपंच हैं और पंच हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान और वार्ड के सदस्य होते हैं, वहाँ जो है पंच और सरपंच। तो ये व्यवस्था होगी। दूसरी व्यवस्था कि यहाँ वहाँ कम से कम 200 से के जो आबादी पर ही गांव सभा है। जैसे अपना उत्तर प्रदेश में तो है 2000 की आबादी पर, लेकिन वहाँ पंजाब में 200 से कम 200 पे ग्राम पंचायत ग्राम सभा का गठन हो जाता है। तो 200 बहुत कम है, लेकिन उन्होंने लगता है कि छोटी छोटी पंजाब में आबादियाँ होंगी, इसलिए उन्होंने 200 पर व्यवस्था बनाई है। उत्तर प्रदेश में 2000 की आबादी पे ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। अब वो जो पंचायत सदस्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में कि कम से कम वहाँ 7 है और अधिक से अधिक 15 है, और जैसे 2000 पर 7 है और 10 वहाँ उसके आगे 15 है, जब 10,000 के ऊपर। तो यहाँ पंजाब में 2000 से 1000 की आबादी पर 5 हैं, 1000 से 2000 आबादी पर 7 सदस्य चुने जाते हैं, 2000 से 3000 पर 9 चुने जाते हैं, और उसके बाद 3000 से 5000 पर 11 चुने जाते हैं, और उसके 10,000 पे वहाँ ये सब है 5000 से 10,000 या उससे ऊपर पे 10,000 से 13 चुने जाते हैं। तो कम से कम समझ 5 और अधिक से अधिक 13। उत्तर प्रदेश में कम से कम 7 और अधिक से अधिक 15 की व्यवस्था है पंचायत सदस्यों। अब बाकी तो पंचायत जैसे यहाँ भी उनको हटाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव पास करके, कोई अविश्वास प्रस्ताव पास करके हटाया जा सकता है प्रधानों को, सरपंचों को, पंचों को। और जो अधिकार 29 विभाग उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायतों को मिले हैं, उसी तरह के अधिकार जो 29 विभाग हैं उनको मिले हैं, और भी उसके अलावा बहुत सारे अधिकार ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं। जैसा कि कई राज्यों में है कि जैसे कोई अतिक्रमण हो और उसके भी हटाने का अधिकार है, टैक्स वसूलने का अधिकार है, और किसी तरह से उनको अपने एम्प्लॉय रखने का अधिकार है। लेकिन उनको एम्प्लॉय रखने का अधिकार ये है कि एम्प्लॉय तो रखेंगे, लेकिन वो क्षेत्र समिति के अनुमति से रखेंगे। और पंचायत सचिव रखने का अधिकार जैसे उत्तर प्रदेश में है, वैसे उनको भी पंचायत सचिव एक रखा जाएगा, वहाँ भी उनको अधिकार है पंचायत सचिव रखने का। तो लगभग सारी व्यवस्थाएँ अगर आप देखें वो वैसे ही। एक विशेष व्यवस्था जो ये है यहाँ ये पंजाब में, वो उसकी हम चर्चा करेंगे, वो है न्यायिक व्यवस्था। तो वहाँ जो न्यायिक व्यवस्था है पंजाब में, वो ग्राम पंचायतों को ही दे दिया गया है। अब ये मैंने ये देखा कि जैसे बिहार में है, बिहार में भी मुकदमा न्यायिक व्यवस्था है, लेकिन उनके लिए अलग से लोग चुने जाते हैं, ग्राम पंचायत को ही नहीं दिया है। वो अलग से उनका जो न्याय व्यवस्था में जो पंच बैठते हैं उनका चुनाव अलग से किया जाता है, मतलब उनका भी चुनाव होता है, लेकिन वो काम सिर्फ न्याय वो केवल मुकदमे के फैसले के लिए ही चुने जाते हैं। वो प्रशासनिक व्यवस्था में नहीं रहते हैं, विकास के वाले काम में नहीं रहते। तो ग्राम पंचायतों के जो व्यवस्था है उससे अलग एक पैरेलल व्यवस्था ग्राम कचहरी की बनाई गई है, जिसमें भी चुने हुए पंच जाते हैं और वो फैसले मुकदमे का करते हैं। लेकिन पंजाब में ये देखने को मुझे मिला कि वहाँ ग्राम पंचायत को ही मान लिया गया है कि ये ग्राम पंचायत जो है ये ग्राम न्यायालय की तरह से काम करेगी, मतलब न्यायिक व्यवस्था का काम ग्राम पंचायत ही देखेगी उनको। तो इस तरह से ग्राम पंचायतों को 2 प्रकार के अधिकार दें।
एक तो जो विकास का कार्यक्रम है गांव में देखने का, और जो 29 विभाग है उनका जो संविधान देगा उसको देखे ही देंगे, साथ ही साथ न्याय व्यवस्था का भी काम देखेंगे। और न्याय व्यवस्था का जब काम देखेंगे तो उनको आपराधिक मामले का भी देखने का अधिकार है, उनको दीवानी मुकदमे का भी देखने का अधिकार है, और राजस्व मामले भी देखने का अधिकार। तो ग्राम पंचायतों को ये तीनों अधिकार उनको दिए गए हैं। इनका जो पंचायती राज व्यवस्था जो वहाँ पंजाब पंचायती राज अधिनियम 1994 के द्वारा ये सारी व्यवस्थाएं उसमें दी गई हैं, उसे बनाई गई। तो ये व्यवस्था उनको ये नई व्यवस्था मैंने देखा कि पंजाब में ग्राम पंचायत ही एक तरह से दो काम करती है, प्रशासनिक काम भी करती है और न्यायिक कार्य भी करती है, जो कि अन्य राज्यों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब ये जो न्याय पंचायत जब बैठेगी तो अब ग्राम पंचायत जब न्याय व्यवस्था करने के लिए बैठेगी तो समझ लीजिए वो ग्राम पंचायत क्या हो जाएगी कि वो एक तरह से न्यायालय है, और उसमें आपराधिक मामले आएंगे तो आपराधिक मामलों की सुनवाई करेगी और उनको जुर्माना भी करने का अधिकार है, एक सीमा तक अधिकार है। और उसके वही अधिकार है कि अगर वो किसी को तलब कर उनके अंदर कोई अपना बात प्रस्तुत करता है तो वो सेक्रेटरी है उसका जो है सचिव वो दर्ज करेगा, और उसके बाद पक्षों की सुनवाई होगी और वो देखेंगे कि न्याय कैसे किया जाता है। तो सारे सरपंच बहुमत से पंच उसको निर्णय करेंगे। तो मान लीजिए सरपंच है और 13 सदस्य हैं तो 7 लोग मिलकर उसको फैसला जो करेंगे वो मान्य होगा, और उस फैसले के खिलाफ आप अपील भी दाखिल कर सकते हैं, वो उसकी भी व्यवस्था है। ये व्यवस्था ये ग्राम पंचायतों का और न्यायिक व्यवस्था, जुर्माना करने की जो व्यवस्था, तो इससे इस बात को तो एक माना गया एक तरह से कि सिद्धांत ये सरकार की तो हो ही गया है, सिद्धांत क्या कानूनी रूप से कि ग्राम स्तर पर न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। अब ग्राम व्यवस्था न्याय स्तर पर कितना प्रभावी है, कैसे चल रही है, जिस तरह चलना चाहिए वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें कोई हमें संदेह है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे व्यवस्थाएं दी गई हैं उस पंजाब पंचायती राज अधिनियम में, जिसे लगता नहीं है कि ये जो न्याय व्यवस्था का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया है वो सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। क्योंकि उसमें ऐसी व्यवस्था दी गई है कि अगर कोई उस संतुष्ट नहीं है तो अपना मुकदमा वो जाके CGM के यहाँ दरखास्त देके और ट्रांसफ़र करा सकता है। एक तो ट्रांसफ़र कराने का पावर है, और ये भी व्यवस्था है कि CGM को लगता है कि अगर न्याय पंचायत ग्राम पंचायतों के स्तर पर ठीक से मुकदमा सुनवाई नहीं हो सकती है तो वो मुकदमे को अपने यहाँ वापस करके किसी मजिस्ट्रेट को भेज सकता है। तो जब इस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था आप कर देंगे तो कोई आदमी क्यों हो जाएगा ग्राम पंचायत में अपना मुकदमा कराने, क्योंकि अगर समानता अगर दोनों पक्ष तैयार है तब तो सुलह ही हो जाएगा। तो सुलह वाले मामले तो आदमी अपने आपस में सुलह कर लेगा, उसके लिए अदालतों की क्या जरूरत है। और अदालत में कोई अगर एक पक्ष गया और दूसरा पक्ष नहीं चाहता है तो वो जाके CGM का दरखास्त देगा कि मेरा मुकदमा इनके यहाँ से न सुना जाए। तो वास्तव में हो क्या रहा है कि देखिए ये जो सरकार व्यवस्थाएं जो बनाई गई हैं वो व्यवस्थाएं इसीलिए नहीं बनाई गई हैं कि लोगों को वास्तव में राहत मिले, बल्कि इसलिए बनाई गई हैं कि बस एक औपचारिकता कर दो और उसी में उलझे रहे। अब आपने ग्राम पंचायत को अधिकार दिया तो इस तरह के दो अनावश्यक रूप से आपने बहुत सारे ऐसे प्रावधान बना दिए कि ग्राम पंचायतों के स्तर पर कोई मुकदमे की सुनवाई हो ही नहीं सकती है। जैसे उनको मान ली कोई नहीं न्यायालय में आ रहा है तो फिर ग्राम पंचायत के अधिकारी फिर वारंट की तामिला होगा, तामिला के बाद वो आएगा, फिर तब वो ग्राम पंचायत में आएगा। तो वो क्यों ऐसा इतनी लंबी प्रक्रिया है, उसमें कौन ले जाएगा। इससे अच्छा सीधे लोग जाके सीधे जाके अपना न्यायालय में अपना उन मुकदमों के बारे में अपना FIR दर्ज किया था। और अगर FIR मुकदमे में दर्ज हो गया है, थाने में FIR दर्ज हो गया है, तो फिर ग्राम पंचायतों में केवल इस्तिगासा टाइप का है कि मतलब आप कंप्लेंट करिए। अगर FIR दर्ज कर गया है तो उस मामले में तो FIR के मामले में उसको तफ्तीश पुलिस करेगी, तो पुलिस उस मामले में तफ्तीश करेगी। तो ये पूरी की पूरी अगर न्याय व्यवस्था जो दिया गया है, मैं समझता हूँ कि ये भी एक तरह से उसको व्यवहारिक नहीं बनाया है। हम लोग जो बार बार ये कहते हैं कि इस पूरे पंचायती व्यवस्था में जो ग्राम पंचायतों को आप अधिकार दे रहे हैं तो उनको इस तरह बनाए ना कि ये वो अपने कार्य को
पूरा का पूरा उनको इस तरह का अधिकार मिले कि हर काम का वो ठीक ढंग से जो काम मिला है पहले वो तो स्पष्ट उनको होना चाहिए कि उनके पास कौन सा ये जो काम है क्या काम है, काम मिल गया स्पष्ट। हालांकि संविधान ने 29 विभाग दे दिया है, उसको स्पष्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। अब थोड़े बहुत उसको स्पष्ट करने की जरूरत है तो उसको थोड़ा बहुत जो स्पष्ट करना है वो स्पष्ट कर दिया जाए। फिर उसके संबंध में इस तरह के कार्य नियमावली बनाई जाए कि उन अधिकारों को वो ठीक ढंग से वो संपादित करते हैं। मतलब उसको अधिकार जो मिला है तो उसको उस अधिकार को कैसे वो संपादित करेंगे, कैसे एक्जीक्यूट करेंगे, उसके लिए कौन कौन लोग उनके साथ कर्मचारी होंगे और कैसे कर्मचारियों को चयन किया जाएगा, कैसे उनसे काम लिया जाएगा, इसकी व्यवस्था बहुत साफ होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो काम अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ किस तरह के वो एक्शन लिया जाए। तो ये सारे ग्राम पंचायती स्तर पर होना। अब काम ग्राम पंचायत का नहीं कर रहा और कहिए एक्शन के लिए हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखें, एक्शन करने के लिए उनके पंचायती राज अधिकारी को लिखें, तो कौन तो एक्शन करेगा? वो जो नहीं काम कर रहा है वो क्यों ग्राम पंचायत को क्या समझेगा? उस अधिकारी को जाएगा, उसका सिफारिश करेगा, उसका पैर पकड़ेगा, या वो तो आजकल तो पैसा देते हैं लोग, सीधे पैसा दे देगा। कुछ बड़े से बड़े अधिकारी का पैसा लेते हैं, पहले तो बड़े बड़े अधिकारी लेते नहीं थे, अब तो बड़े से बड़े अधिकारी लेते हैं। उससे ऊपर नेता मिल गए, नेताओं को जाएगा, उनके आगे पीछे उनके अपने जात का नेता होगा तो जात का हवाला देगा, या किसी नेता का कुछ और तरह से सिफारिश करेगा, नहीं तो नेता का उनका प्रचार करेगा, घूम के राजनीतिक प्रचार करेगा। तो नेता भी बिकाऊ हैं, बड़े अधिकारी भी बिकाऊ हो चुके हैं। तो फिर वो ये जो काम नहीं कर रहा है वो क्यों एक ग्राम पंचायत के प्रधान और सरपंच और इनके पीछे वो क्यों आएगा? इन पर तो रोक दिखाएगा और बाकी जाके वहाँ पैसे के बूते पर, चमचागिरी के बूते पर, जात के नाम पर वहाँ जाके अपना व्यवस्था बना लेगा। तो ये जो व्यवस्था इस तरह से जो व्यवस्था बनाई गई है, वास्तव में ये एक तरह से गाँव का माहौल उड़ाना चाहिए, ग्राम पंचायतों का बिल्कुल माहौल। कहने की चूँकि संविधान में एक व्यवस्था दे दी गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अनुच्छेद 44, फिर संविधान में 73वां संशोधन बना दिया गया, और उसके बाद चूँकि लागू करना जरूरी हो गया, तो वो लागू तो हो रहा है, लागू कानून से बन गया, लेकिन बस इसका एक माहौल उड़ाना है ताकि ये व्यवस्थाएं बिल्कुल किसी तरह से प्रभावी ढंग से काम न करें, और इनका जो वर्चस्व है नेताओं का और अधिकारियों का वर्चस्व गाँव पर पड़ा रहा है, और गाँव वाले इसी में उलझे रहे कि वो केवल जो उनका जीवन जो है लगे कि उनके जीवन के जो खेने वाले हैं, उनके जो भगवान हैं, उनके जो मालिक हैं, वही नेता और अफसर हैं, उनके ज़िंदगी इन्हीं की कृपा पर चलेगी, ऐसा वातावरण हरदम बनाए रहता है। तो लेकिन यह है कि मेरा कहने मतलब है कि व्यवस्थाएं हैं कहीं कहीं जैसे जो हम लोग कह रहे हैं। अब लेकिन अब जब उन व्यवस्थाओं को आप ठीक से नहीं चलने देंगे तो व्यवस्था का मतलब ही नहीं होता, कागज़ पर व्यवस्थाएं चलती रहती। अब एक बात मैं ये कहूँगा कि देखिए, जो मैं अग्निवीरों के बारे में कह रहा था कि अग्निवीरों के लिए आप बहुत बड़े चढ़ के कह रहे हैं कि ये व्यवस्था हो जाएगी, ये व्यवस्था हो जाएगी, तो ये सारे बहुत से छूट दे रहे हैं और बहुत सी योजनाएं बना रहे हैं। तो ये जो छूट और व्यवस्थाएं बना रहे हैं और अग्निवीरों को समझा रहे हैं, लेकिन ये क्या, जब ये अग्निवीर सब समझते हैं, देश का हर आदमी समझता है कि देश में जो व्यवस्था बनती है वो व्यवस्था मुश्किल से लागू होती है। और इसी संदर्भ में आप देख लीजिए कि ये गांव सरकार की जो व्यवस्था है संविधान में, ये संवैधानिक व्यवस्था है ना, ये संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई 73वां संशोधन 1992 में। 1992 से जो व्यवस्था एक संवैधानिक व्यवस्था है उसको तो आपने लागू किया नहीं। आखिर में गांव वालों का भी तो यही सपना था। जैसे मैं चर्चा आपसे कर रहा हूँ कि आज एक नौजवान जिसको कि सैनिक बनने का सपना है, उसके सपने को आप नहीं ध्यान दे रहे हैं। उसी तरह गांव वालों का भी तो सपना था ना कि वो अपना एक स्वराज कायम करें, अपने गांव की व्यवस्था खुद चलाएं। यही गांधी जी कहते थे, लोहिया कहते थे, अम्बेडकर ने जो संवैधानिक व्यवस्था दी वो भी यही कहता है, जयप्रकाश नारायण भी यही चाहते थे। तो सारे के सारे लोग ये चाहते थे कि जो गांव का ये स्वराज है वो स्थापित हो। तो स्वराज एक सपना था, वो स्वराज का एक सपना है, और वो सपने को आप नहीं समझ रहे।
आप समझ रहे हैं कि स्वराज का मतलब है कि ये गांव को अधिकार, गांव में कुछ विकास का काम विभाग के द्वारा करा दो तो वो गांव में स्वराज आ जाएगा। जैसे आज हो रहा है, आज भी आप देखिए तुलना करिए गांव का स्वराज का सपना और आज युवाओं के जो है सपना है सैनिक बनने का। आपने युवाओं को सपना बहुत सारे कहा कि ये सुविधा मिल जाएगी, वो सुविधा मिल जाएगी, ऐसे मिल जाएगी, लेकिन उनके सपनों को आपने नहीं क्या किया। सपने तो उनको ध्वस्त कर दिया आपने। अब उनको आप सुविधा के नाम पर चाह रहे हैं कि वो अपने सपने को भूल जाए। वही बात गांव में भी करें। गांव को स्वराज चाहिए, स्वराज एक सपना है और स्वराज एक सपना है तो सपने को पूरा होने दीजिए। आपने 92 से लेके आज तक गांव में स्वराज का सपना नहीं होने दिया। आप कभी सचिव के द्वारा, कभी लेखपाल के द्वारा, कभी पटवारी के द्वारा, कभी छोटे मोटे कर्मचारी के द्वारा वो योजनाएं भेजते रहते हैं और उन योजनाओं तो कहते हैं आप या अपना विकास करो, लेकिन उनको स्वराज तो नहीं, स्वराज का सपना तो आप नहीं पूरा करा रहे हैं। तो ये सपनों को तोड़ने का मैं देख रहा हूँ कि जब से देश में, और संविधान अपने आप में एक सपना है। मजे की बात यह है कि देखिए ये पूरा संविधान को, अपने भारतीय संविधान को देखें तो ये पूरे एक नागरिकों का, ये भारत के नागरिकों का वो एक सपना है जिसको वो साकार करना चाहते हैं। उस सपने को भी उससे खूब खिलवाड़ हो रहा है ना। सपने खिलवाड़ किस लिए हो रहा है कि उसमें लिखा था कि एक न्यायपालिका होगी, एक विधायिका होगी, एक कार्यपालिका होगी जो कि ईमानदारी से अच्छे ढंग से काम करेगी, जो हमारी व्यवस्था है उसमें सबकी भागीदारी होगी। एक सपना था संविधानिक सपना, उसका भी तो आपने ऐसे तैसे कर दिया, वो भी कहीं सपना नहीं पूरा हो रहा है। उसके बाद अब आप ये जो और सपने हैं, जैसे गांव का स्वराज का सपना, लोग युवकों का अलग डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, सैनिक बनने का, ये सपना, इन सपनों पर आपको परवाह नहीं है। तो ये सपने तोड़ने का जो ये इधर ये स्थिति जो बनती चली जा रही है, मैं समझता हूँ कि इस पर ये एक खतरनाक स्थिति बन सकती है। तो इन सपनों पर तो मत खेलिए, और सपने तो जब खेलेंगे तो आप निश्चित रूप से उसके खामियाजे भुगतने पड़ेंगे। तो जब भी कोई योजना आप लाइए, कोई भी आप व्यवस्था बनाइए, तो पहले आप देख लीजिए कि इसमें जो लोगों के कहीं सपने तो नहीं टूट रहे हैं। आखिर में आप अपने सपने तो आप खूब संजो के रख रहे हैं। जैसे मान लो कोई नेताजी है, नेताजी का सपना है कि हम एमएलए बनेंगे, उनका सपना है कि हम मंत्री बनेंगे, उनका सपना है मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, और उनको तो सपना है कि एमएलए बन जाएंगे तो हमको इतना पेंशन मिलेगा, एक बार में नहीं, 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार पेंशन पाएंगे, और ये उसके बाद पद पर रहेंगे नहीं रहेंगे तब भी वो भूतपूर्व लिखेंगे, वहाँ जाएंगे, उसका रुतबा बनाएंगे। अपने सपने तो आप कहीं नहीं को मजबूत करते जा रहे हैं, और बाकी लोगों के साथ देश में जो नागरिक रह रहे हैं उन सपनों के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं। तो ये आपको अगर इस सपनों के साथ ज़्यादा खिलवाड़ करेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। मैं इस बड़ी बात को गंभीरता से भी कह सकता हूँ और कह रहा हूँ बड़ी गंभीरता से कि सपनों के साथ मत खेलिए। और ये सारे देश के नागरिक, इस देश के लोग हैं, ये सब मिलके इस देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिए हुए हैं। और सब आप ये सोचते हैं कि केवल राजनीति करने वाले एमएलए एमपी लोग इस देश को नहीं चला रहे हैं। इस देश के चलाने के लिए चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, वैज्ञानिक है, किसान है, सब मजदूर है, सब मिलके इस देश को सब चला रहे हैं। और अगर ऐसा सब मिलके चला रहे हैं तो केवल आप ऐसे कानून बनाने की हैसियत में, व्यवस्था बनाने की हैसियत में आप बैठ गए तो सबके सपनों तो ये मतलब नहीं है कि आप सपने बाकी लोगों के सपनों के साथ खिलवाड़ करिए जो लोग देश बनाने के लिए निछावर हैं। तो इसीलिए अगर आप व्यवस्था में बैठे हुए हैं, आप सत्ता में बैठे हुए हैं, तो आपको कोई हक नहीं है कि किसी के सपने के साथ खिलवाड़ करें। अगर जो भी व्यवस्था आप बनाइए उन सपनों को ध्यान में रख के देखिए कि वो कहीं सपने तो नहीं टूट रहे, और अगर ऐसा आप करेंगे तो लोग खुश रहेंगे, लोग उत्साह से देश को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सपनों की अगर खेल की जाएगी तो निश्चित रूप से इसके मैं नहीं समझता कि ये आप लोगों को संतुष्ट कर पाएंगे। लोगों को अशांति, जो खासकर युवकों में जो अशांति फैली हुई है, उसको रोक पाएंगे। तो एक बार सबसे मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ही सभी लोग, ऐसे लोग जो कि देश की व्यवस्था चलाने में सत्ता में बैठे हुए हैं, उन्हें से कहूँगा कि देश के युवकों को, खास करके युवकों के सपनों के साथ मत खेलिए, उनको संतुष्ट करिए, और अगर संतुष्ट रहेंगे तो देश को बहुत बहुत आगे बढ़ाने में वो सफल होंगे और देश आगे तरक्की करेगा। और अंत में ये भी कहूँगा कि जो हम लोग अभियान चला रहे हैं गांव सरकार की, ये भी स्वराज के सपने को भी साकार करने में मदद करिए। नहीं तो एक दिन ये भी आएगा
कि गांव के लोग भी आक्रोशित होंगे और अपने स्वराज के सपने को स्थापित करने के लिए वो भी इसी तरह उद्वेलित और आक्रोशित हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।